नमस्कार। रविवार वक्त शाम को 7 बजे का और मैं हाजिर हूँ अपनी पसंद की एक रचना लेकर आपकी खिदमत में। इन दिनों देश की तरह मेरी भी हालत ठीक नहीं है, काफ़ी कुछ असामान्य अनियमित हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम रविवार को अपनी पसंद की एक रचना आपको सुनाने का क्रम तो बराबर जारी रख सकूँ, क्योंकि बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग में कर नहीं पा रहा हूँ। मेरी अपनी मुश्किलें हैं, उनसे मुझे खुद को निपटना पड़ेगा। आप मुझे मदद करें, बड़ी कृपा है आपकी। मैं विष्णु बैरागी अपने चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मदद कीजिएगा। मैं आज एक नज़्म सुना रहा हूँ फैज़ अहमद फैज़ साहब की, जिनका नाम ही काफ़ी है और उनके लिए मैं कुछ भी कहूँ, कितना भी कहूँ, सब कुछ आपके लिए पुराना होगा और बहुत कम और बहुत अधूरा रहेगा। फैज़ साहब दरअसल गूंगों की ज़बान थे, आवाम के शायर थे वो। पैदाई उन्हें थे तो हिंदुस्तान के, लेकिन विभाजन के बाद में पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन जैसा कि होता है कि जो भी लोगों की ज़बान की बात करता है, लोगों की बात करता है, लोगों की मुश्किलों की बात करता है, वो ऐसा आदमी सरकारों को, उस व्यवस्था को पसंद नहीं आता। तो वहाँ पर पाकिस्तान के तानाशाहों को फैज़ साहब फूटे आँखों कभी नहीं सुहाए। प्रायः जेल में बंद रहे और जेल में बंद रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी नज़में लिखी हैं। और फैज़ साहब की काफ़ी गज़लें और नज़में बहुत लोकप्रिय रही हैं और विद्रोह के स्वर उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में सुने जा सकते हैं। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है हम देखेंगे, जिसे इकबाल बानो नाम की एक बहुत खूबसूरत गायिका ने पेश किया था 1985 में, जब पाकिस्तान के जो शासक थे जनरल जिया उल हक, उनकी तानाशाही चरम पर थी दोस्तों। औरतों की साड़ी पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि औरतें साड़ी नहीं पहनेंगी। तब विद्रोह का स्वर मुखरित करते हुए, जिया उल हक की बात को अस्वीकार करते हुए, उनको हुक्म फरमान को नामंजूर करते हुए इकबाल बानो ने फैज़ साहब की एक गज़ल काली साड़ी पहनकर लाहौर के अल हमरा ऑडिटोरियम में सुनाई थी और लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया था। हम देखेंगे, ये गज़ल आपने ज़रूर सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं कुछ नहीं कहूँ, आप इसे यूट्यूब पर तलाश करके सुनिएगा। और फैज़ साहब के बारे में क्या कहा जाए कि उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ लगा लीजिए कि जब 1977 से 1979 के बीच में, जब जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी दिल्ली में, उसके विदेश मंत्री की हैसियत में जब अटल जी पाकिस्तान गए थे, तो वहाँ पर सारा प्रोटोकॉल तोड़कर वो फैज़ साहब के घर चले गए थे। दोनों वैचारिकता के मामले में पूरब पश्चिम थे और एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, लेकिन जिसे कहिए ना कि कविताएं, रचनाएं, ललित कलाएं सारे मतभेदों को नष्ट कर देती हैं, उन पर पानी फेर देती हैं। तो उसी बात को साबित करते हुए अटल जी फैज़ साहब के घर चले गए थे और उन्हें देखकर फैज़ साहब चकित रह गए थे। और वहाँ जाकर अटल जी ने उनसे मांगा तो क्या मांगा, उन्होंने कहा कि फैज़ साहब, मैं आपकी ज़बान से आपका एक शेर सुनने के लिए आया हूँ, केवल एक शेर सुनने के लिए आया हूँ। और वो शेर था, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो हुस्सुएदार चले। ये शेर सुनने के लिए अटल जी वहाँ गए थे और अटल जी उनको इतने चहेते शायर थे कि उन्होंने कहा था आप आके भारत में बस जाइए, हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन उनका न्योता कबूल नहीं कर पाए थे। उन्हीं फैज़ साहब की एक नज़्म आपको सुना रहा हूँ, 10-11 बंद की नज़्म है और मुमकिन है आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। कहीं किसी न किसी मुँह से इनके कुछ शेर आपने, इनके बंद आपने सुने होंगे। और ये फैज़ साहब का जो जीवन काल था 1911 से लेकर 1984 तक, वो सियालकोट में ही पैदा हुए थे और लाहौर में उनकी मृत्यु हुई थी, कुल मिला के 73 वर्ष की उम्र में। तो 1984 में मृत्यु से पहले ही उन्होंने कभी न कभी ये नज़्म लिखी होगी। लेकिन देखिए, कवि, रचनाकार दूरदृष्टा होता है, वो काल दृष्टा होता है, कालजयी रचनाएं लिखता है, सर्वकालिक रचनाएं लिखता है। 1984 से पहले लिखी हुई फैज़ साहब की ये नज़्म आपको, हमको लगता है कि आज के हालात देख के लिखी गई होगी, हमें लगता है कि हमारे हालात को देख के लिखी गई होगी, और दूसरे देश के लोगों को लगता होगा कि उनके मुल्क की हालात को देख के लिखी गई होगी। तो गोया सर्वकालिक, सर्वदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैश्विक नागरिकता वाली ये कविता है, क्षमा कीजिए, नज़्म है। और आप बहुत सारे इसमें हो सकता है कि शब्द समझ में नहीं आए,
उर्दू में है, बहुत सारे इसके मायने समझ में नहीं आए। मैं भी हो सकता है उनके उच्चारण ठीक ठीक नहीं कर पाऊँ, उसके लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन सारे दोषों के सहित इस नज़्म को सुनिए, इसका आनंद लीजिए और कोशिश कीजिए कि नज़्म आपकी ज़िंदगी में हर पल आपके साथ बनी रहे। मैं शुरू करता हूँ। जिस देश में माओ बहनों को अग्यार उठाकर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिसों के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजलूमों की। गौर कीजिएगा, 1984 से पहले की गज़ल है कि जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजलूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर समत फहाशी फैली हो, जिस देश के बिनते हवा की, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मेली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहराम फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहों पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो। बहुत कारुणिक पंक्तियां मित्रों। जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों। दोहरा रहा हूं, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुनो मासूमों की, जिस देश की भोली भाली अवाम दर दर खाक लगे मंसूबों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की भोली भाली अवाम दर दर खाक लगे मंसूबों की, उस देश के हर लीडर पर सवाल उठाना लाजिम है, उस देश के हर लीडर पर सवाल उठाना लाजिम है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। फैज साहब इसी आह्वान के साथ अपनी नज़्म ख़त्म करते हैं। उम्मीद है फैज साहब की ये नज़्म आपको यकीनन पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी रचनाएं आपको आगे पेश करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा मुझ पर बराबर बरसाते रहिएगा। मैं विष्णु बैरागी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।